किताबों में मुख्तलिफ मेथड लिखे हुए हैं। पहली बात ये समझनी है कि आपका मकसद क्या है टेपरिंग करने से। साइड इफेक्ट्स, विड्रॉल इफेक्ट्स, विड्रॉल इफेक्ट्स ना हो, सप्रेशन ना हो, यस वो जो विड्रॉल इफेक्ट्स है वो ना यस हो जाए। ठीक है ना, कि बॉडी यस अपनी पैदा ही नहीं कर सके और बंदा एडिसोनियन क्राइसिस में चला जाए, एक्यूट डेफिशिएंसी में चला जाए। ठीक है, तो अगर यस जो भी मेथड आप इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे उसे आप अल्टरनेट डेज पे करें, चाहे उसे आप डेली रिडक्शन करें, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देयर इज नो एविडेंस बेस्ड पक्का विद कंसेंसस रूटीन के जिसके इस तरीके से आपने करनी है। मकसद ये है कि आप जो भी मेथड अडॉप्ट करें, टेपर करें, आहिस्ता आहिस्ता करें, चाहे रोजाना की एक टैबलेट कम करें, चाहे अल्टरनेट कम करें, चाहे एकदम बंद कर दें अल्टरनेट। ठीक है, मकसद ये है कि वो एडिसोनियन क्राइसिस में नहीं जा रहे। जिसने जो प्रोटोकॉल बनाया है वो अपना उसे फॉलो कर सकता है, बट यू शुड ऑलवेज कीप योर माइंड के मकसद क्या है इस बात का। तो मकसद सिर्फ यही है कि पेशेंट विड्रॉल सिम्टम में ना चला जाए। तो जो भी मेथड आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो करेक्ट है। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, कोई एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का कोई रूल नहीं है। कल मैंने ये जो एविडेंस बेस्ड की, यहाँ पे हम एक दूसरी बिल्कुल मुख्तलिफ बात कर लें। क्लास 1 एविडेंस क्या होता है? क्लास 1 एविडेंस क्या होता है? कब कहते हैं आपके किसी चीज को ये एविडेंस बेस्ड के हिसाब से क्लास 1 एविडेंस है? वही होता है जब हम सिस्टेमिक रिव्यूज को या कॉकरेन रिव्यूज को जो बहुत ज्यादा वो करते हैं, उसका हाई लेवल, उसमें बाइस कम होता है, सबसे कम बाइस होते हैं। एविडेंस बहुत सारी टर्म्स का नाम ले लिया है, कोकरेन का और इनका, लेकिन आपने क्लास 1 एविडेंस को नहीं समझा हुआ। कि देखें, क्लास 1 एविडेंस एक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल्ड रेंडमाइज ट्रायल जो है, इसको क्लास 1 एविडेंस कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझें। रेंडमाइज ये है कि इसका ये मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल अभी कोरोना का अभी हम कोरोना के हवाले से बात करते हैं कि कोरोना फैला हुआ है, तो रेंडमाइज ये है कि कोई से भी रेंडमाइज, कुछ नहीं पता कि हम कहीं से कुछ लाहौर से ले लें, कराची से ले लें, 100 केसेस रैंडमली कहीं से भी सिलेक्ट कर ले जो कि प्रूवन कोरोना के हैं। दूसरे भी 100 केसेस ले ले, अगेन रेंडमाइज्ड हो, कोई बायस नहीं हो, कुछ खवातीन हो, कुछ मर्द हो, कुछ बच्चे हो, कुछ बच्चियां, उनको भी कोरोना हो, हमें किसी से कोई रेंडमाइज सिलेक्ट हुए हुए, कोई उसमें बायस नहीं है। तो 100 ये केस हैं, 100 ये केस हैं, दोनों प्रूवन कोरोना के केसेस ग्रुप है। अब अगर आप इस पे डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसका मतलब है कि इस ग्रुप को जो राइट है, ये भी 100 कोरोना के मरीज हैं, ये जो दूसरा ग्रुप है ये भी 100 कोरोना के मरीज हैं, इनको आप दवाई दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई सी भी जो एंटीवायरल जो पता चल गई है कि जी ये कोरोना में इस्तेमाल होगी, और इनको चीनी दे रहे हैं। आपने ऑब्जर्व करेंगे फॉर एग्जाम्पल 2 हफ्ते के बाद तक जिनको जी दवाई मिली, 100 में से 95 ठीक हो गए, 5 फिर भी अभी भी खराब है। ये जिनको चीनी दी, इनमें से 100 में से 90 नहीं ठीक हुए और 10 फिर भी ठीक हुए। तो ये बात, ये एक्सपेरिमेंट इसको प्रूव करेगा कि ये जो दवाई है ये कोरोना में इफेक्टिव है, और यहाँ पे ये जो चीनी है ये प्लेसिबो थी, इसलिए कुछ लोग वैसे ही ठीक हो। अब कोई इसमें कंफ्यूजन है आपके, ये क्या है? रेंडमाइज्ड है, डबल ब्लाइंड है, क्योंकि ना पेशेंट को पता है ना मुझे पता है कि किसको चीनी मिली है, किसको दवाई दी है, लेकिन ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये लोग ठीक हुए, ये लोग नहीं, ये लोग ठीक हो गए और ये लोग ठीक नहीं हुए। तो इस एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में सबसे बड़ी कबाहत क्या है, सबसे बुरी बात आपको क्या मालूम हो रही है, ये मैं पूछना चाहूँ। 3 चीजें हैं। ये एक्सपेरिमेंट क्लास 1 एविडेंस दे रहा कि यार ये दवाई इसमें इफेक्टिव है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसमें कबाहत क्या है, आपको क्या बुरी बात नजर आ रही है? बड़ी कबाहत है। देखिए सामने आपकी एक चीज हो रही है तो आप ऑब्जर्व तो करेंगे, यार ये तो बहुत ही बड़ी बुरी बात हो रही है आपके साथ। सर वो 90 जो लोग हैं उन पे इफेक्ट नहीं कर रही और उनका नुकसान हो रहा है। यस, देखो बेटा, बात ये है कि 100 मरीज जो आपने दवाई दे रहे हो और 100 वो मरीज हैं जिन्हें आप दवाई नहीं दे रहे, वो गिनी पिग है, वो गिनी पिग है बेचारे, कि जिन्हें आपने ये कहा कि यार इन्हें दवाई ना दें।
तो ये जो डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल्ड स्टडीज होती हैं जो कि क्लास 1 एविडेंस देती हैं, इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एथिकली नहीं हो सकती। क्यों आप उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं भाई, इंसानों के ऊपर? ये जब टच कीजिए, अभी फिर बाहर निकल जाएंगे हम, मैं उसे डिस्कस नहीं कर रहा, बाहर निकल जाते हैं हम अपने डिस्कशन से जब कोई दूसरी बात। तो ये जो है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की बात मैंने इसलिए निकाली है कि देयर इज नो एविडेंस बेस्ड वे ऑफ डिस्क्रिप्शन के यार इसको कैसे टेपर करना चाहिए, कि किसी को इस तरह करें, किसी को इस तरह करें, उन्हें कंपेयर तो कर लिया आपने, हाँ जी इसमें भी नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ। तो दिस इज द पॉइंट जो मैं आपको एविडेंस बेस के हवाले से बताना चाह रहा था कि एविडेंस बेस का मतलब क्या है। तो इनको हम इस तरीके से टेपर करते हैं। अगर आप इसे बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, ये आपको पता है कि ये थिन हो जाएगी, जिनकी वजह से ज़ाहिर है जो डायलेटेड जो वेसल्स हैं वो शुरू में तो वही कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, लेकिन बाद में वो परमानेंटली डायलेट हो जाती है, टेलेंजेक्टेजिया बन जाता है, ठीक है। तो हाइपरट्रिकोसिस ज़ाहिर है एंड्रोजेनिक इफेक्ट से हो जाती है। तो दीज आर द थिंग्स। व्हाई मॉर्निंग डोज? सर सर्कैडियन रिदम्स को मेंटेन करने के लिए। मतलब क्या है सर्केडियन? ये देखिए, फिर देखिए अब इसकी एप्लीकेशन को समझें एक बार। ये क्या था, नॉर्मल लेवल है। नेगेटिव फीडबैक में जब ये हार्मोन की कमी होगी तो ये कंट्रोल हार्मोन बढ़ जाएगा, ठीक है। और हार्मोन की लेवल जो है सब ज्यादा होगा तो कंट्रोल हार्मोन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सुबह जो है 8 बजे जो कॉर्टिसोल लेवल है वो बहुत ज्यादा होता है। रात भर खाना नहीं खाया तो उसका काम है ग्लूकोज, यानी वो बढ़ा हुआ है ताकि आपका ग्लूकोज बनाता रहे बॉडी से। उस वक्त ACTH ऑलरेडी सप्रेस्ड होता है। तो अगर आप उस वक्त देते हैं तो वो सप्रेशन उसकी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी सप्रेस्ड हुआ है। फर्दर सप्रेस क्या होगा बेचारा, वो तो ऑलरेडी स्टेरॉइड लेवल बढ़ा हुआ है। तो इसलिए सर्केडियन रिदम जो आप बात करते हैं, इस बात को समझने के लिए ये बात समझाना जरूरी है कि मकसद क्या है। इसको मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि देखिए ये नॉर्मल लेवल है कि अगर हार्मोन कम होगा तो ये कंट्रोल हार्मोन बढ़ जाएगा, अगर हार्मोन ज्यादा होगा तो कंट्रोल हार्मोन कम हो जाएगा। अब सुबह का टाइम ये है कि ये हार्मोन लेवल ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, कंट्रोल हार्मोन ऑलरेडी सप्रेस्ड है। अगर इस वक्त आप इसको स्टेरॉइड देंगे तो ये फर्दर सप्रेस क्या होगा, इस वजह से सप्रेशन का जो इंसिडेंस है वो कम हो जाएगा। इसलिए आप मॉर्निंग लेवल डोज देते हैं, बट यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन इट। तो ये कॉर्टिसोल लेवल जो है ये पीक होता है इंट्रावीनस भी आप दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं, और क्या कहते हैं इंट्रा लीजनल भी दे सकते हैं। लेकिन अब आपने अपनी सब चीजें की एप्लीकेशन क्या है कि आपने इवेलुएट करना है बिफोर ट्रीटमेंट एंड आफ्टर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। आप तो बेसलाइन इवेलुएशन वही आपने डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया, ग्लाकोमा, कैटरैक्ट, ये सारी बातें हो गई हैं, ब्लड प्रेशर, वेट, ठीक है। अगर लंबे अरसे के लिए देना है, बोन्स पे इफेक्ट देखने तो आई का भी एग्जामिन करना है, बोन्स की डेंसिटी देखनी है, ठीक है, कि ऑस्टियोपोरोसिस पहले से तो मौजूद नहीं थी। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट आपने फिर वही सारी चीजें कि शुगर, ब्लड प्रेशर, उसका शुगर तो नहीं बढ़ा हुआ, उसके लिए सवाल वही है जो आपको पता है, ठीक है। वेट, ब्लड प्रेशर, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या उसके सोडियम रिटेंशन तो नहीं हुई हुई है, शुगर लेवल तो नहीं बढ़ा हुआ, ठीक है, लिपिड्स पे क्या असर हुआ है, सारी चीजें। अगर GIT में एवरेज हो गया तो आपने स्टूल को देखना है कि वहां पे ब्लड तो नहीं आ रहा, एक्सरे को इसलिए देख लेंगे अगर TB है तो वो उसकी रीएक्टिवेशन तो नहीं है, ठीक है। और एक पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पेशेंट को आपने इंस्ट्रक्ट करना है कि जी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसे बताएं कि जी मैं ऑलरेडी स्टेरॉइड ले रहा हूँ, ठीक है। और अगर उसे बुखार होता है तो आप डॉक्टर खुदा मुझे बताएं कि क्या इंस्ट्रक्शन देंगे आप। जी सर, डबल द डोज ऑफ स्टेरॉइड, डबल द डोज ऑफ अगर स्टेरॉइड। बुखार हुआ है तो उसे डबल कर दे, ये बहुत अहम है, ठीक है ना, ताकि उसकी स्ट्रेस जो बढ़ी हुई है उसके अंदर उसका जो ना ये ना हो कि उसे एडिसोनियन क्राइसिस में चला जाए। तो 2-4 पॉइंट है कि जी आपने उसको बताना है कि उसके चीजों को इवेलुएट करना है। दूसरा ये जरूर बताना है कि आपने अगर बुखार हो तो इसकी डबल कर दो। और तीसरी ये है कि तुमने अपने पास एक चीज या अपने घर वालों को जरूर बताए रखना है कि मैं स्टेरॉइड्स ले रहा हूँ, इतने अरसे से ले रहा हूँ, या अगर वो नहीं बता सकता इमरजेंसी में तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज रखे जो हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं है। लोग समझ सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं,
दूसरे कान से उड़ाते हैं, दे नेवर डू इट। तो ये चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आपको 20 सवाल बना के दिए वो आप रोजाना इस्तेमाल कर रहे हैं एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट, एंटी हिस्टामिन, एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड्स, उनके बारे में आपको ये सारे सवालों के जवाब पता होने चाहिए। ये करते क्या है, कैसे काम करते हैं, क्या साइड इफेक्ट्स हैं, मेजर हैं, कौन से खतरनाक हैं, कौन से नॉर्मल हैं, किनको आप इग्नोर कर सकते हैं, किनको नहीं कर सकते, कैसे इवेलुएट करना है, क्या इंस्ट्रक्शंस देनी है, ये सारी बातें आपने खुद करनी है, खुद समझनी है और पेशेंट्स को बतानी है। तो इस पर मैं खत्म करता हूँ। अब डिस्कशन इज ओपन और हाउस इज ओपन फॉर डिस्कशन। मैं सबके माइक खोल देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि ये जो हम कन्वर्जन करते हैं कि जो डेक्सा देना है, प्रेडनिसोलोन देना है, ब्रेटनिलॉन देना है, मतलब ये जो कन्वर्जन हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि पेशेंट। मैंने बताया ना कि इसके अंदर देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है। ये कन्वर्जन और इसके अंदर से देखें, फॉर एग्जाम्पल इसका जवाब मैं ऐसे देता हूँ आपको कि किसी बच्चे को या किसी को भी एक्नी हुई है। अरे ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है। प्लीज सारे वंडरफुल जी जी, अब मैं कर रहा हूँ सबको। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए ऑप्शंस आपके पास बेतहाशा हैं। वही मैंने कहा कि जैसे मैंने आपको क्लास 1 एविडेंस की बात बताई है, जरूर बहुत सोच समझ के बताइए। आप अगर आप किताब को खंगालेंगे ना एविडेंस बेस के हिसाब से, तो आपको सोराइसिस में भी समझ नहीं आएगा कि इनमें से फर्स्ट टॉप प्रायोरिटी दवाई कौन सी है। इसी तरह एक्नी में आप नहीं एक्सप्लेन कर सकती बुक के जी ये दवाई टॉप प्रायोरिटी है, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी है, थर्ड प्रायोरिटी है, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपका एक्सपीरियंस ये चीजें अवेलेबल है, आप जो क्या कहते हैं समझते हैं, जिस पे आपका एक्सपीरियंस हो गया है, या जिस ड्रग कंपनी ने आपको कह दिया है, जो होता है हमारे यहाँ। लेकिन कोई ऐसा साइंटिफिक मेथड नहीं है कि जो आपको ये बता सके कि यार हाइपरटेंशन में ये वाली दवाई सबसे पहले सबको यही देनी है, फिर दूसरे नंबर पे ये देनी है, फिर तीसरे नंबर पे ये देनी है। नहीं, वो पेशेंट के हिसाब से आपको सिलेक्ट करनी पड़ती है। उसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। इसी तरह जैसे मैंने बताया कि आपने ये देखना है कि अगर इससे कम डोजेज वाली दवाई देनी है, फॉर एग्जाम्पल प्रेडनिसोलोन के, जब हम प्रेडनिसोलोन देते थे तो हम उसको 40 गोलियां देते थे। अब भाई 40 गोलियां देने से बेहतर है कि यार उसको आप ब्रेटनिलॉन जो कि उसकी 25 ज्यादा पोटेंट है, तो 8-10 गोलियां दे दें, ये भी कर सकते। अब मेरा चूंकि 40 टैबलेट्स पे बिलीव हो गया है, तो मैं 40 टैबलेट्स देता हूँ, क्योंकि मैंने उसमें देखा कि राबिया बैठी हुई ये बताएगी कि मैंने जब भी पेम्फिगस दिए उसको 40 टैबलेट दिए खाने को। ये आपका इंडिविजुअल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्सपीरियंस जब हो जाता है, तो आप बायस्ड हो जाते हैं। किताबों में कोई ऐसा 100% तुल्य नहीं है जो आपको ये बता सके कि जी ये चीज करेक्ट है। ठीक है, आई होप के आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। जी, एनीबडी एल्स? सर एक्सक्यूज मी, आपका मतलब इस सब से ये है कि आया हम मेडिसिन जो भी दे रहे हैं, जो भी स्टीरॉइड दे रहे हैं, प्रेडनिसोलोन दे दिया, हाइड्रोकॉर्टिसोन दे दिया, तो वो पोटेंसी का डिफरेंस है इसलिए हम दे रहे हैं। अदरवाइज एज सच उसका कोई ये नहीं है कि वो सिर्फ वही मेडिसिन ही उसके उस पेशेंट के लिए नहीं देखिए ना, वो तो मैंने बता दिया ना कि जब आपने ऐसे स्टीरॉइड देनी है तो आपने प्रेडनिसोलोन या वो हाइड्रोकॉर्टिसोन इसलिए नहीं देनी कि वो तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड इफेक्ट दे देगी। तो आपने प्रिस्क्रिप्शन को अप्लाई करते हुए, समझते हुए, प्रिस्क्रिप्शन को समझते हुए जो आपके पास ऑप्शंस, मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं, उसको इस्तेमाल करना है। आप प्रेडनिसोलोन भी दे सकते हैं, आप बीटामिथासोन भी दे सकते हैं, डेक्सामिथासोन भी दे सकते हैं। इसी तरह लगाते हुए भी आप अल्ट्रालिनम भी दे सकते हैं, नेरिसोन भी दे सकते हैं, डर्मोविड भी दे सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज से आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, आपकी कौन से कलम पे चढ़ गई, ये होता है। लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल किताब, कोई एविडेंस बेस्ड आपको नहीं बताएगी कि जी आप ये करें, क्योंकि देयर सो मच वेरिएशन। अगर आप देखेंगे, अभी मैंने उसको दिखाया ही नहीं आपको, स्टीरॉइड्स के चार्ट बने हुए हैं, माइल्ड, मॉडरेट, पोटेंट, 10-10 के। भाई वो तो जिसने बनाया है वो चार्ट उसको भी याद नहीं है, आप क्यों उसे याद करने के चक्कर में पड़े हुए? ठीक है, डोंट नीड टू मेमोराइज। जो बात मैंने शुरू में की है, आपने प्रिंसिपल्स को समझना है, प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना है। Any other question? सर आपका मतलब यानी कि ये है कि हम एक तो ये चीज देख रहे होते हैं पोटेंसी कितनी है, दूसरी चीज ये देख रहे होते हैं कि उसके मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स या इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं, एक्टिविटी की बेस पे हम डिसाइड करते हैं। अच्छा, एक्सक्यूज मी सर,
जी जी सर पोटेंसी का इस पे इफेक्ट पड़ता है, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेरॉइड्स या इसके रिसेप्टर बाइंडिंग देखिए ना, एफिनिटी पे? हाँ देखिए, अब ये बातें वो हैं जो कि हम फार्माकोलॉजी में चले जी जाएंगे। जी जी हम प्रिस्पिस, वही मैंने कहा ना कि आप देखें उसका जो आपने ओके रिंग देखा, उस रिंग की स्ट्रक्चर कितनी कॉम्प्लिकेटेड थी। अब उसके अगर आप 50 उसके कोने खतरे हैं, उनके अंदर कोई क्या कहते हैं फ्लोराइड लगा दे, कोई आयोडीन लगा दे, सही उसके स्ट्रक्चर से उसकी काफी केमिकल प्रॉपर्टीज पे इफेक्ट होता है। अभी हम वो उसको एज ए क्लिनिशियन ना हमें ओके जानने की जरूरत है, ना जी हमें, जी हमारे पास जो अवेलेबल है उसके बारे में हमें समझना है कि भाई पहले हमें देखिए मोटी मोटी बातें पहले समझें, उसके बाद बारीकियों में जाएं। कि पहले दिन मैंने दरख्त इसीलिए दिखाया था, तो पहले आप ओके मोटी बात समझें, उसके बाद बारीकी में जाएं। जी, एनीथिंग एल्स? सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने विड्रॉल सिम्टम्स के बारे में बताया था, तो दीज आर सिमिलर टू द वंस इन एडिसोनियन क्राइसिस या ये बिल्कुल अलग? नहीं, उससे मिलते जुलते ही है ना, बात वही है। एडिसोनियन क्राइसिस का मतलब ही विड्रॉल है। बस जरूरी नहीं कि जब आप एडिसन डिजीज में एक्यूट डेफिशिएंसी बन जाती है तो जो सिम्टम्स पैदा होते हैं उन्हें आप विड्रॉल कहते हैं या एडिसोनियन क्राइसिस कह लें, ये तो नामों का फर्क है, लेकिन पर्पस समझे ना कि क्या होता है। एक्यूट डेफिशिएंसी हो गई है और ऊपर से वो भी सप्रेस्ड है बेचारा, वो पैदा भी नहीं कर सकता, इसलिए हो जाता है ना। ACTH ऑलरेडी नीचे आया हुआ है, आपका स्टेरॉइड बॉडी में पैदा नहीं हो रहा, आपने दे दिया है, वो निकाल लिया है फिर दे, वो गड़बड़ वाली बात। जी, एनीथिंग एल्स? सर एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। जी जी सर ये ओरल जो वेजिकोबुलस ओरल म्यूकोजल डिजीजेस हैं, उसमें हम प्रेफरेबली स्टेरॉइड्स किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं? क्या नहीं, दोबारा कहें, समझ नहीं आया मुझे बात। कि अगर ओरल मतलब ओरल है, उससे म्यूकोजल है। वेजिकोबुलस डिजीजेस हैं। जी जी, म्यूकोजल डिजीज है, तो उसे कैसे दें? जी, तो उसमें स्टेरॉइड्स किस तरह से दे सकते हैं? टॉपिकल? टॉपिकल या ओरल? आप समझ नहीं आई मुझे बात। सर मैं पूछना चाह रहा हूँ क्या टॉपिकल पहला क्वेश्चन दे सकते हैं? अगर दे सकते हैं तो उसकी एप्लीकेशन कैसे हो सकती है? भाई आपका सवाल जो मुझे ओरल समझ में नहीं आया देना है, चाहते या नहीं दे सकते? देखिए मुझे जो समझ में आया, अगर ओरल और म्यूकोजल उसको पेम्फिगस है तो आप उसको टॉपिकल देना चाहेंगे या ओरल देना चाहेंगे, इंजेक्टेबल देना चाहेंगे। अगर देखें वो टोटल उसे डिस्फेजिया है, वो खा ही नहीं सकता, तो आप उसको लगा भी सकते हैं, लेकिन लगाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसे आपने उसको फिर इंजेक्शंस देने हैं। ठीक है, अगर वो ओरल प्रॉब्लम है। देखिए एक चीज से एक और प्रिंसिपल समझ लें। प्रिंसिपल क्या है? सबसे आसान काम है कि आप खाना खाएं, तो दवाई भी आपके लिए खाना सबसे आसान है। तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपने हमेशा दवाई ओरल को प्रेफर करना। इवन टॉपिकल दवाई भी लगाना जो ना बड़ा मुश्किल काम है, इट्स नॉट इजी। कि किसी को अगर बॉडी पे 60, 40, 30% एक्सटेंसिव डिजीज है तो उसे लगाना बड़ा मुश्किल काम है, खाना ज्यादा आसान काम। तो पहला काम है कि खाने की कोशिश करें, दूसरा काम है लगाने की कोशिश करें, तीसरा काम है कि इंजेक्शन की कोशिश करें। जो प्रायोरिटी आपको सूटेबल एट दैट टाइम हो उस पर आप फॉलो करें। जी, आई होप कि आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। जी, एक और एनीबॉडी एल्स? एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर आपने बताया कि क्या बोले स्ट्रेस में स्टेरॉइड की डोज को डबल करना है, तो ऑलरेडी अगर ऑलरेडी पेशेंट हाई डोज स्टेरॉइड ले रहे हैं तो कितना डबल कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल वो पर डे 60 mg ले रहे हैं तो फिर स्टेरॉइड की भी पर डे की। यस यू आर राइट। देखिए अगर बहुत ज्यादा ले रहा है तो आपको डबल करने की जरूरत नहीं है, उससे थोड़ा सा बढ़ा दे। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 मिलीग्राम ले रहा है तो आप 130, 40 कर दे, उसे थोड़ा सा इंक्रीज कर दे उसे, ठीक है। लेकिन अगर 4, 5, 6 ले रहा है तो ठीक है, मतलब सर सेम रूल नहीं अप्लाई? 100% रूल अप्लाई। Nothing is dogmatic in the medicine, ठीक है ना, कि जी ये करें आप। Any other thing? चलिए लास्ट वन क्वेश्चन मोर। स्ट्रेस लेवल में जी क्या कह रही हैं? ओके, कि लास्ट सर स्ट्रेस में कितना रेज? मैंने बताया ना कि डिपेंड्स कि अगर आपने कम लेवल पे दे रहे हैं तो आप उसे डबल कर दें, अगर बहुत ज्यादा है तो फिर आप उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। लेकिन ये भी मैं फिर बता दूंगा आपको कि एविडेंस बेस्ड अगर आप इन सवालों के जवाब देखेंगे तो किसी भी किताब में कोई 100% अच्छी तरीके से इसका जवाब नहीं मिल पाएगा आपके सवाल का। आपका सवाल बड़ा वैलिड है, ठीक है। तो आई थिंक मीटिंग ओवर हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।